नमस्कार दोस्तों, अर्थशास्त्र स्कूल में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आय के व्यय विधि की। तो क्या है राष्ट्रीय आय की व्यय विधि? चलो इसी को हम डिस्कस करते हैं। तो इस विधि को डिस्कस करने से पहले हम इन चार तथ्यों को ध्यान से देखते हैं, क्योंकि अगर आप इन चार तथ्यों को समझ गए तो समझ लीजिए आपको ये विधि बहुत आसानी से समझ में आ गई। तो ध्यान रख के इन चारों तथ्यों को समझने का प्रयास करें। पूरी विधि जो है इन चार तथ्यों पर निर्भर है। इन तथ्यों को आप समझे तो समझो पूरी विधि समझ आ गई। तो सबसे पहले उपभोग योग्य व्यय। देखिए, आपको ये विधि समझाने से पहले आपको एक आसान सी बात बता देता हूँ, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मतलब ये होता क्या है और किस तरह से काम करता है। देखिए, आपका परिवार है, आपके परिवार की जो भी आय है उस आय का खर्च कहाँ होता है? तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो भी आय है उस आय का एक बड़ा सा हिस्सा जो है उपभोग में खर्च हो जाता है, यानी घर परिवार चलाने में, और उसके बाद आपकी शिक्षा दीक्षा में, परिवार में कोई स्वास्थ्य सेवाएं हैं जैसे हॉस्पिटल जाना वगैरह वगैरह, तो ऐसी सुविधाओं पे खर्च हो जाता है। ये सारी खर्च क्या है? उपभोग योग्य व्यय है। इस व्यय से जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट उस पर्टिकुलर समय के लिए मिलता है, और उसके बाद अगर कुछ बच जाए तो उसका क्या करते हैं? हम निवेश कर देते हैं। तो पहला क्या है? उपभोग योग्य व्यय यानी कंजप्शंस, और उसके बाद जो दूसरा है वो है निवेश योग्य व्यय यानी कि इन्वेस्टमेंट। तो कुछ बच गया तो उसको क्या कर देते हैं? हम इन्वेस्ट कर देते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय की व्यय विधि। तो राष्ट्रीय आय यानी पूरे देश की। तो पूरे देश में व्यय किस तरह से होता है? तो पूरे देश में व्यय कौन करता है? तो पूरे देश में व्यय सबसे पहले तो क्या करते हैं? गृहस्थ या परिवार जो है वो परिवार या गृहस्थ व्यक्ति करते हैं। उसके बाद जो उद्योग है वो उद्योग भी क्या करते हैं? व्यय करते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि सरकार भी खर्च करती है, और उसके बाद जो है वो देश में ना होके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जो भी आपने चीज़ें खरीदी और जो भी वहाँ बेची उसको भी यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। तो आपकी इनकम भी क्या होती है? जैसे एक परिवार है, उस परिवार की इनकम भी खर्च कहाँ होती है? तो सबसे पहले कंजप्शंस में। उसके बाद जो कंजप्शन से कुछ बच गया तो उसको कहीं कर देते हैं इन्वेस्ट। उसके बाद सरकारी व्यय, तो वैसे ही समझ लीजिए परिवार भी क्या करता है? कहीं दान पुण्य का काम करता है, तो वो देख लीजिए उस तरह से कोई एक्टिविटी सरकार करती है। या फिर जो परिवार है वो दान पुण्य नहीं, जैसे कि कोई संस्थान है, उस संस्थान को दान दे दिया या संस्थान को कुछ दे दिया, संस्थान में पंखा खरीद के दे दिया, तो वो चीज़ें वैसे ही सरकार भी क्या करती है? खर्च करती है अपने लोगों के लिए। जैसे आपने देखा होगा सरकारी हॉस्पिटल जो है उसमें सरकार ही सारे लोगों को तनख्वाह दे रही है, सरकारी स्कूल है, गाँव में नरेगा जो है उसमें क्या कर रही है? सरकार व्यय कर रही है। उसके बाद आयात पर किया गया व्यय। तब चारों को एक बार पुनः देखें। तो सबसे पहले क्या हो गया? उपभोग योग्य व्यय यानी कि कंजप्शंस। तो देश में जितने भी लोग हैं या फिर जो उद्योग धंधे हैं, उन उद्योग धंधों या लोगों का जो खर्च है वो उपभोग के लिए जो खर्च किया है, तो वो खर्च क्या होगा? सबसे पहले जो राष्ट्रीय आय की कैलकुलेशन होगी तो पूरे देश का जो कंजप्शन एक्सपेंसेज है वो कंजप्शन एक्सपेंसेस काउंट किया जाएगा, उसको जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद देश भर का जो इन्वेस्टमेंट है साल भर में एक निश्चित या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया, उस इन्वेस्टमेंट को भी जोड़ लिया जाएगा। उसके बाद सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जी, तो गवर्नमेंट एक्सपेंसेस जो है उसे भी जोड़ लिया जाएगा। और उसके बाद आयात पर किया गया व्यय। तो निर्यात और आयात, इसका जो भी आपका निर्यात और आयात, इनका जो भी बैलेंस होगा उस बैलेंस को भी इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो घटा दो, नेगेटिव है तो ऐड कर लो। तो ये जो व्यय है उस व्यय को क्या कर लेते हैं? हम इसमें ऐड कर लेते हैं और चारों की टोटल काउंटिंग कर लेते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय मिल जाती है। तो इस विधि से जो आय हमें मिलेगी वो व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय होगी। अब नीचे देखिए एक इक्वेशंस लिखी है नेशनल गणना विधि में, जीएनपी इक्वस टू जीएनआई इक्वस टू जीएनई।
तो देखिए ये क्या है, देखिए तो ये क्या है, तो सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, जीएनपी की। देखिए जीएनपी नेशनल इनकम बाई प्रोडक्ट, जो हमने प्रथम विधि पढ़ी थी, उत्पाद विधि से राष्ट्रीय आय। तो उत्पाद विधि से जो राष्ट्रीय आय होगी उसी के इक्वल क्या होगा, जो आपकी एक्सपेंसेज मेथड है, उस एक्सपेंसेज मेथड से जो भी ग्रॉस नेशनल इनकम होगी वो भी क्या होगी, इसके इक्विवेलेंट होगी। ये नेशनल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने इसमें आयात को भी ऐड कर लिया है। जो भी ट्रांसफर्स है, फॉरेन ट्रांसफर्स, उन फॉरेन ट्रांसफर को ऐड कर लेंगे तो नेशनल हो जाएगा, और फॉरेन ट्रांसफर्स ऐड नहीं होगा तो ग्रॉस रहेगा। तो ग्रॉस नेशनल इनकम होगा, मतलब वो डोमेस्टिक इनकम होगी। ये जो क्या है, मतलब इसको आपने ऐड कर दिया तो वो नेट इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई। उसके बाद ये आपका जीएनपी आ गया, उसके बाद जीएनआई मतलब ग्रॉस नेशनल इनकम के ये इक्विवेलेंट रहेगा। अब आगे बढ़े, तो अब व्यय विधि की परिभाषा को देखते हैं। व्यय विधि की परिभाषा क्या है, तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उपभोग व्यय, कौन सा व्यय, उपभोग व्यय। देखिए सबसे पहले देखिए उपभोग व्यय, उसके बाद निवेश व्यय, उसके बाद सरकारी व्यय और विदेशी व्यापार से पर किए जाने वाले व्यय का योग ज्ञात किया जाता है, इसे सकल राष्ट्रीय व्यय कहते हैं। इन चारों का योग कर ले, जो हमने पहले 4 तथ्य देखे, इन चारों की हम टोटल कर लें तो हमें क्या मिलता है, सकल राष्ट्रीय व्यय मिल जाता है, जो सकल राष्ट्रीय आय के इक्विवेलेंट होगा, जो हमने पिछली इक्वेशंस में देखा था। अब देखिए सरकारी उपभोग, सरकारी उपभोग क्या है, या सरकारी व्यय जो हमने पढ़ा वो क्या है, ये तीसरा सबसे बड़ा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय है। पहला प्रथम क्या है, जो हाउस होल्ड्स है उनका एक्सपेंसेस, दूसरा निवेश, और उसके बाद तीसरा होता है सरकारी व्यय। सरकार द्वारा बेची गई कुल बिक्री एवं सरकार द्वारा विदेशों से की गई खरीद के कुल जमा में कुल सरकारी उपभोग व्यय की राशि मिलती है। भारत में सन 2010 में सरकारी उपभोग सकल घरेलू उत्पाद का 1% था। सरकार हस्तांतरण भुगतान भी करती है, जिसके बदले में किसी वस्तु या सेवा की खरीद नहीं करती। सामाजिक सुरक्षा लाभ, वृद्धावस्था लाभ, छात्रवृत्तियां एवं हस्तांतरण भुगतानों के इस अंश को नहीं गिना जाता है। इसके लिए आपको ये विशेष रूप से बताया था कि ये आपको बताने का जो कारण था वो कारण ये है कि आप जब व्यय विधि से या फिर एक्सपेंडिचर मेथड से जब भी नेशनल इनकम की काउंटिंग करें तो उस वक्त देखिए सामाजिक सुरक्षा लाभ, देखिए उस वक्त आप सामाजिक सुरक्षा लाभ, वृद्धावस्था लाभ और छात्रवृत्तियां आदि हस्तांतरण भुगतानों को इस अंश में नहीं गिना जाता है। सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि वृद्ध व्यक्ति है उनको पेंशन, या फिर जो सरकारी कर्मचारी रिटायर है उनको पेंशन, या वृद्धावस्था के कुछ लाभ जो है, जो बुढ़ापे में कुछ लाभ दिए जाते हैं सीनियर सिटीजन्स को, उन लाभों के, और उसके बाद छात्रवृत्तियां, स्कॉलरशिप जो है, उस स्कॉलरशिप्स पे जो भी सरकार एक्सपेंसेस करती है, तीनों चीज़ों पे, एक तो ओल्ड पीपल जो है उन ओल्ड पीपल्स के लिए एक्सपेंसेस, उसके बाद पेंशन्स और स्कॉलरशिप पे जितने भी एक्सपेंसेस होगा उस एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। उसका कैलकुलेशन नहीं करने का कारण ये है कि उसके ऊपर सरकार को किसी भी प्रकार की उत्पाद प्राप्त नहीं हो रहा है, वो एक तरह से सरकार सहायता में दे रही है। तो ये जो सहायता राशि है इन तीनों में दी जाने वाली, इसका काउंटिंग नहीं होगा। लेकिन वैसे ही आप देखें तो सरकारी कर्मचारियों को सरकार जो तनख्वाह दे रही है वो तनख्वाह सरकार इसलिए दे रही है कि उन्होंने सरकार का काम किया है। वैसे ही नरेगा में जो मजदूर है उन नरेगा के मजदूरों को मजदूरी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने नरेगा के जो काम है वो काम किए। लेकिन जो पेंशनर्स है उस पेंशनर्स ने सरकार के काम करके वो तो रिटायर हो चुके हैं, उस पर्टिकुलर या उस समय अवधि में उन्होंने सरकार का किसी प्रकार का काम नहीं किया है, उससे किसी प्रकार का उत्पादन नहीं हुआ है, इस कारण उसका कैलकुलेशन नहीं किया जाता है। तो आप ध्यान रखें विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा लाभ, वृद्धावस्था के लाभ और छात्रवृत्तियां जो है इनका काउंटिंग नहीं होगा। अब देखिए व्यय विधि, ये सीबीएसई की जो बुक है उस बुक के हिसाब से अगर हम देखें तो सकल घरेलू उत्पाद की गणना की एक वैकल्पिक
विधि उत्पाद के मांग पक्ष को दृष्टि में रखकर करती है। उत्पाद के मांग पक्ष को, उसकी बाजार डिमांड क्या है, उस डिमांड का ध्यान रख के की जाती है। इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। उपरोक्त किसान बेकर वाले उदाहरण में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जो पिछली क्लास में इस पर हमने डिस्कशन किया था, वो क्लास अगर आपको देखनी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और साथ ही आपको एक जानकारी दे देता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि आपको घर बैठे अर्थव्यवस्था जो इकोनॉमिक है उस इकोनॉमिक के सारे तथ्यों को समझने का अवसर मिल सके। इस विधि को व्यय विधि कहते हैं। उपयुक्त किसान बेकर वाले उदाहरण में, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। आपको एक बार पुनः बता दूं कि ये एग्जाम्पल क्या था। तो ये जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये एग्जाम्पल था जिसमें ये कह रहा है कि मान लीजिए अर्थव्यवस्था में केवल दो प्रकार के उत्पादक है, वे गेहूं उत्पादक एक किसान, और दूसरा जो उत्पादक है वो उत्पादक कौन है, एक किसान हो गया। देखिए ये एक किसान, और दूसरा जो है ब्रेड निर्माता बेकर है। गेहूं उत्पादक गेहूं का उत्पादन करते हैं और इन्हें मानव श्रम के अलावा किसी प्रकार की आगत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें मान लिया था कि किसान को मानव श्रम के अलावा किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती है, यानी खाद बीज वो कुछ भी यूज नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका कैलकुलेशन यहाँ किया था। अब वो खाद बीज की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर क्या होता है, गेहूं का अंश बेकर को बेचते हैं और बेकर ब्रेड उत्पादन में गेहूं की अतिरिक्त अन्य किसी माल का आवश्यकता नहीं होती है। अब जो किसान है वो किसान, उसका जो गेहूं है वो गेहूं बेकर को बेच देता है, और बेकर को उस गेहूं की अतिरिक्त किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, और उससे वो क्या करता है, ब्रेड बनाता है। तो मान लीजिए कि एक वर्ष में किसान द्वारा उत्पादित गेहूं का मूल्य 100 रुपये है। कितना मूल्य है, 100 रुपये का गेहूं उत्पादित किया। इनमें से 50 रुपये मूल्य का बेकर को बेचते हैं। 50 रुपये का उसने क्या किया, बेकर को बेच दिया। बेकर गेहूं की इस मात्रा का उपभोग करके एक वर्ष के दौरान 200 रुपये की ब्रेड बनाता है। अब इसके नीचे की कैलकुलेशन उस मेथड से थी, लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी वह विधि की। तो वह विधि में इस एग्जाम्पल से कैसे क्या कर रहा है, तो यहाँ जो बता रहा है वो बता रहा है अतः अंतिम वह किसान के 50 रुपये मूल्य का गेहूं खरीदता है। बेकर किसान से 50 रुपये का गेहूं खरीदता है। किसान का टोटल उत्पादन क्या था, 100, जिसमें से किसान क्या करता है, 50 का बेकर को बेच देता है। तो बेकर को क्या कर दिया, उसने 50 का बेच दिया। तो बेकर ने उससे क्या किया, 50 का क्रय कर लिया। किसान 50 रुपये का गेहूं खरीदता है। यहाँ गेहूं मध्यवर्ती वस्तु है, अतः अंतिम व्यय की श्रेणी में नहीं आता है। यानी कि उपभोग योग्य वह है जो अंतिम है, लास्ट है। उपभोक्ता किसको कहते हैं, उपभोक्ता वो अंतिम व्यक्ति है जो किसी चीज का उपभोग कर लेता है। तो ये जो बीच गेहूं जो बेकर खरीद रहा है, इसमें जो 50 रुपये, वो 50 रुपये वह विधि में काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये अंतिम उपभोग नहीं है। इसमें हम क्या देखते हैं, अंतिम उपभोग। तो 50 रुपये का गेहूं जो किसान ने अपने पास रखा था, उसका यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। इसका मतलब किसान ने अपनी आवश्यकता के लिए उसको रखा है और उसका कंजप्शन कर लिया है। तो किसान का 50 रुपये का जो गेहूं अपने पास रखा, वो क्या हो सकता है, अंतिम उत्पाद हो सकता है। इसलिए उससे तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जो बेकर को बेच दिया वो नहीं जोड़ा जाएगा। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में निर्गत समस्त मूल्य 200 रुपये, बेकर द्वारा प्राप्त अंतिम व्यय प्लस 50 रुपये। अब बेकर क्या कर रहा है, उसमें एग्जाम्पल में दे रखा था कि बेकर जो 50 रुपये का गेहूं खरीदा, उससे 200 रुपये की ब्रेड बनाकर बेच देता है। तो बेकर ने जो 200 रुपये की ब्रेड बनाई, उस ब्रेड को देखिए, उसमें 50 रुपये तो क्या था, मध्यवर्ती, यानी उसने 150 रुपये की ब्रेड उसने मूल्य संवर्धन किया था। लेकिन वो मूल्य संवर्धन में हमने 150 रुपये देखा, यानी मूल्य एडेड जो आपके पास पहले जो विधि थी, उत्पाद विधि या मूल्य वर्धन विधि, उसमें तो उसने मूल्य वर्धन किया था 150 का, इसलिए हमने काउंट कर दिया। लेकिन इसमें हम अंतिम उत्पाद देख रहे हैं, तो उसने अंतिम उत्पाद कितने का बनाया, 200 रुपये का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 200 रुपये बेकर द्वारा अंतिम व्यय, 200 रुपये बेकर का अंतिम व्यय प्लस 50 किसान द्वारा अंतिम व्यय। 50 रुपये का गेहूं जो किसान ने अपने पास रख लिया था, वो खुद ही कंजप्शन कर लिया, ये हम मान लेते हैं। तो इस कारण जो है 250 रुपये क्या हो गई, इनकम हो गई। कितनी इनकम हो गई, 250 रुपये। तो ये 250 रुपये उसकी
इनकम हो गई। ये देखिए 250 रुपये जो है वो नेशनल इनकम हो गई। अब जो है चारों चीज़ों को CBSE में वापस बताया जो हमने पहले डिस्कस कर ली थी। फर्म द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं पर अंतिम उपभोग व्यय। एक फर्म, यहाँ पे हाउस होल्ड्स की जगह एक फर्म का या कंपनी का या फैक्ट्री का उदाहरण ले लिया, उसके द्वारा अंतिम जो उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं उसमें अंतिम उपभोग व्यय जो क्या है, जिसे हम C द्वारा सूचित करते हैं, जो उसका कंजप्शंस है। यानी कोई माल बनाने के लिए उसने जो माल खरीदा है और उस माल को बनाने में जो माल यूज लिया है, यानी कच्चा माल जो यूज लिया है, वो कंपनी का क्या हो गया, कंजप्शंस हो गया। वैसे ही कंपनी ने जो लाइट जलाई है या फिर पानी का खर्च हुआ है, रेंट का खर्च हुआ है, एक्स्ट्रा मतलब इस तरह के जो भी खर्च है, जो कंजप्शंस योग्य खर्च है, वो C द्वारा ज्ञात किया जाता है। ध्यातव्य है कि प्राय परिवार ही उपभोग व्यय करते हैं, इसका अपवाद भी हो सकता है। परिवार भी क्या करते हैं, उपभोग योग्य व्यय करता है, इसका अपवाद भी हो सकता है। जैसे फर्म अपने अतिथियों अथवा कर्मचारियों को खिलाने के लिए उपभोग योग्य पदार्थों का क्रय करती है। तो वैसे ही फर्म क्या करती है, अपने कर्मचारियों को अगर लंच के टाइम कोई खाना वाना देती है तो वो फर्म का क्या हो गया, कंजप्शंस हो गया। तो उसको इसमें ऐड कर लिया जाएगा, किसमें, कंजप्शंस में, C मेथड में। सेकंड, फर्म द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं एवं दूसरी फर्मों द्वारा उपगत अंतिम निवेश I। तो फर्म क्या करती है, कहीं निवेश करती है, तो वो निवेश क्या हो गया, फर्म द्वारा उत्पादित पूंजीगत वस्तुओं पर फर्म द्वारा उपगत अंतिम निवेश। तो फर्म कहीं निवेश कर देती है तो वो निवेश आ गया। अवलोकन कीजिए कि मध्यवर्ती वस्तुएं जो सकल घरेलू उत्पाद की गणना में शामिल नहीं है, पर व्यय की विपरीत निवेश व्यय में सम्मिलित किया जा सकता है। तो घर के ऐसे एक्सपेंसेस, जैसे घर बनाया किसी साल, किसी पर्टिकुलर ईयर में घर बनाया किसी व्यक्ति ने, तो वो उसका उस पर्टिकुलर साल का उपभोग तो नहीं है, लेकिन वो उसका निवेश जरूर है। वैसे ही किसी कंपनी ने किसी पर्टिकुलर साल में कोई बड़ी मशीन खरीदी, तो वो उसका उपभोग तो नहीं है, लेकिन वो उसका निवेश अवश्य है, तो वो निवेश में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड, वह जो सरकार फर्म I द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है, हम इसे G द्वारा व्यक्त करते हैं। वो वह जो सरकार फर्म I के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं पर करती है, हम इसे दर्शा सकते हैं कि सरकार द्वारा उपगत अंतिम व्यय के उपभोग को निवेश व्यय दोनों तरफ शामिल है। तो सरकार के एक्सपेंसेस में ये नहीं देखा जाता है, जैसे पर्टिकुलर की या फर्म के नजरिए में हम देख रहे थे कंजप्शंस कौन सा है, निवेश कौन सा है। तो सरकार ऐसा कुछ नहीं देख रही है सरकार उसको एक ही मान रही है। तो सरकार का जो हॉस्पिटल्स वगैरह में एक्सपेंसेस है, वो तो क्या है, कंजप्शन से योग्य, यानी जो उपभोग योग्य व्यय है, लेकिन सरकार द्वारा जो रोडें बनाई जा रही है उसका लाभ सरकार को आने वाले कई वर्षों तक मिलता है, तो वो सरकार के निवेश योग्य व्यय है, लेकिन वो व्यय सरकार के जो व्यय है उस व्यय को सम्मिलित कर लीजिए। उसके बाद निर्यात संप्राप्ति, विदेशों में अपनी वस्तुओं और सेवाओं को बेचकर अर्जित करती है, तो इसे X द्वारा सूचित किया जाता है। तो विदेशों से सरकार को कुछ मिला, मतलब कंपनी को उत्पाद जो कुछ मिला, कंपनी या सरकार या जो भी आम जो ग्रस्त परिवार है उन्होंने विदेशों से कुछ प्राप्त किया, तो वो भी ऐड कर लिया जाएगा। अगर इन चारों को हम ऐड कर ले, जो हमने पहले ही मतलब परिभाषा में देख लिया था कि इन चारों को ऐड कर लें, तो हमें क्या मिल जाता है, कुल व्यय विधि से राष्ट्रीय आय प्राप्त हो जाती है। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे दे रखा है, CI, यहाँ देखिए CIG प्लस X, C प्लस I प्लस G प्लस X, यानी कंजप्शंस उपभोग योग्य व्यय प्लस I इन्वेस्ट योग्य व्यय प्लस गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और प्लस जो भी फॉरेन से प्राप्त हुआ है उन सबको हम ऐड कर लें, तो हमें मिल जाता है वह विधि से आय। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वह विधि से कैलकुलेशन करते टाइम सरकार के कुछ 3 तरह के एक्सपेंसेस है, उनको ऐड नहीं करना है। और वो कौन से हैं, एक तो सबसे पहले तो जो भी पेंशन्स वगैरह है, सामाजिक सुरक्षा के व्यय, उसके बाद वृद्धावस्था के कुछ लाभ है वो, और उसके बाद छात्रवृत्तियां हैं, उन छात्रवृत्तियों को हमें ऐड नहीं करना है। इन चारों को ऐड कर लें तो हमें क्या मिल जाता है, वह विधि से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों, कल हम अगले मेथड पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमें तुरंत सब्सक्राइब करें, ताकि और हो सके तो इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा नया वीडियो चढ़ाते ही सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन की प्राप्ति हो सके। धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।